Next question. An infinite line charge produce a field of 7.182 into 10 power 8 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. The linear charge density is. तो यहाँ पे भी गॉस लॉ अप्लाई करना है। सिर्फ इतना है कि इस केस में हमारे पास एक लाइन चार्ज है। तो आपको पता है गॉस लॉ हम तीन डिफरेंट शेप्स के लिए अप्लाई करते हैं। एक है स्फेरिकल कंडक्टर, एक है इन्फिनाइट प्लेन शीट और एक है इन्फिनाइट लाइन चार्ज। तो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर है जिसके ऊपर चार्ज है और डेफिनेटली इसका रेडियस बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा सो दैट यू कैन सी देयर इज सम रेडियस टू इट। तो ये जो रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट रेडियस ऑफ द कंडक्टर को हम बाय डिफॉल्ट कैपिटल आर लेते हैं। तो ये पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर, इसका रेडियस हम लेंगे कैपिटल आर। फिर अगर आपको याद होगा गॉस लॉ अप्लाई करना है और एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे आप एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, रिमेंबर दिस, राइट। तो यहाँ पे एंड ऑल्सो यू शुड नो गॉस लॉ, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का शेप वही शेप होता है जो कंडक्टर का शेप हो। कंडक्टर का शेप क्या है? सिलेंड्रिकल। तो गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा? सिलेंड्रिकल। तो यू विल ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर हियर, इमेजिनरी सिलेंडर। अब से प्रॉब्लम इतना है यहाँ पे कि स्पीयर के केस में हम पूरे के पूरे चार्ज को एनक्लोज कर सकते थे। यहाँ पे हम पूरे के पूरे चार्ज को एनक्लोज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एनक्लोज कंप्लीट चार्ज क्योंकि ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है। तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ होता है एल। तो यू कैनॉट एनक्लोज कंप्लीट चार्ज। तो पूरे चार्ज को तो एनक्लोज कर नहीं सकते, तो जितने को कर सकते हैं उतना कर लेंगे। हम इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करते हैं और उसका लेंथ है एल, करेक्ट। देन इफ यू रिमेंबर, गॉसियन सरफेस जो कोई भी होगा उसका रेडियस हम लेते हैं स्मॉल आर। तो दिस इज स्मॉल आर। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ये गॉसियन सिलेंडर हो या वायर हो, these are coaxial. व्हाट डू मीन बाय कोएक्सियल? सेम एक्सिस। तो इनका एक्सिस जो है वो कोएक्सिस होता है, मतलब दोनों का एक्सिस सेम होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन हमें एक पॉइंट है P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यू हैव अ पॉइंट P वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना है, इस केस में हमको लीनियर डेंसिटी फाइंड करना है। तो ये P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो यू विल अप्लाई गॉस लॉ एंड यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मतलब क्या? ई बार डॉट ds बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मेथड जब तक समझ में नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेथड समझना जरूरी है। जैसे हमने गॉसियन स्फीयर को क्या किया था, गॉसियन स्फीयर को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, हर एक को बोला था ds। यहाँ पे भी वही करते हैं, यहाँ पे भी हम वही करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि पूरे गॉसियन सिलेंडर को स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ds ds ds। उसमें से एक एलिमेंट ले लिया मैंने जिसका एरिया कितना है, ds। तो आउट ऑफ मेनी ds हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एरिया ds है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। अवे मतलब वायर से अवे, वायर से अवे मतलब यहां से ऐसा जाएगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट ds? परपेंडिकुलर टू ds, मतलब ये डायरेक्शन आ गया। मतलब यहाँ पे ds का और E का डायरेक्शन आ गया सेम। तो एंगल कितना? 0। एंगल 0, तो इसको क्या लिखोगे? E ds cos 0 इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। cos 0 इज 1। तो आपको मिल गया इंटीग्रेशन E ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन E इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि अगर ds में यहां लू या फिर ds में यहां भी ले सकता हूं, आई कैन टेक दिस ds हियर आल्सो, आई कैन टेक द सेम ds ऑन द अदर साइड आल्सो।
इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। और किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो जितने भी ds मैं ले रहा हूँ सबका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। और सबके लिए चार्ज क्या है? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे, F पॉइंट पे, N पॉइंट पे किसी भी कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा सेम। Why? Because electric field depends only on distance and charge. Distance and charge both are same, तो electric field is same. Electric field same होने का मतलब electric field is constant और constant इंटीग्रेशन के लिखते हो बाहर। तो you need to remember this basic idea. तो बेसिक्स हमेशा पता होने चाहिए। तो इंटीग्रेशन में से E निकलेगा बाहर, तो ये आएगा E ds, E इंटीग्रेशन ds, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन ds लेफ्ट हैंड साइड हमेशा होता है फ्लक्स। फ्लक्स होता है इमेजिनरी सरफेस से, कंडक्टर से नहीं, सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। तो ये पूरे के पूरे इमेजिनरी सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना? देखो ऐसा है, सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। यस, दिस इज सेम थिंग। ये इमेजिनरी सिलेंडर है, दिस इज इमेजिनरी सिलेंडर। अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया की बात करोगे तो सरकमफरेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जब आप सरकमफरेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? सरफेस एरिया। तो रिमेंबर, वॉल्यूम फाइंड करना होगा सिलेंडर का तो एरिया इनटू लेंथ, और अगर आपको सिर्फ सरफेस एरिया चाहिए होगा तो सरकमफरेंस इनटू लेंथ। व्हाट इज सरकमफरेंस ऑफ दिस सिलेंडर? 2 पाई r। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 पाई r। तो E इंटू 2 पाई r, ये सरकमफरेंस इनटू लेंथ, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। अभी चार्ज एनक्लोज्ड कितना? डू यू रिमेंबर, हमने 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी डिफाइन किए थे। एक था सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो you have 3 types of densities: surface charge density, linear charge density and volume charge density. तो you should know linear charge density मतलब अगर मेरे पास एक वायर है, वो वायर अगर 10 मीटर लॉन्ग है, उस पर टोटल चार्ज अगर 20 कूलम का है, तो 1 मीटर में कितना? 20/10। तो you define, first of all you define charge density, linear charge density, which is charge upon length. तो चार्ज एनक्लोज्ड इस इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, ये कैसे पता लगेगा? मैं वापस बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो तो सब समझ में आएगा। अगर इस वायर का लैम्डा, लैम्डा मतलब लीनियर डेंसिटी, अगर 2 कूलम पर मीटर है, तो मुझे बताओ 3 मीटर में कितना चार्ज? 6। मतलब आपने क्या किया, इसको लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई किया? लेंथ से। तो हमको इस गॉसियन सिलेंडर में कितना चार्ज है अगर ये फाइंड करना है, तो हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना है? L। तो चार्ज एनक्लोज कैसे फाइंड करते हो? चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। तो ये आ गया आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड इज चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। अगर लीनियर चार्ज होगा तो चार्ज एनक्लोज्ड इज सिग्मा इनटू एरिया, अगर सरफेस चार्ज होगा तो, और वही रो इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चार्ज होगा तो। तो ये आपको मिल गया चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड इज लैम्डा इनटू L। तो इफ यू नो दिस, तो आपको मिल गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसल एंड कैंसल, आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पूछा है, क्या पूछा है? लैम्डा। सिर्फ मैंने बता दिया कि ऐसा इक्वेशन आता है। और इसी को आप कैसे लिखते हो? इसी को आप लिखते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय r। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पता होती है, 9 × 10⁹। तो रिमेंबर दिस थिंग, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गॉस लॉ से मिल जाएगा। हमारा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज लैम्डा।
तो हमको ई की वैल्यू दी है, कितनी है ई की वैल्यू 7.128, 7.182 की 128 182 182 into 10 power 8 इक्वल टू 1/4 की वैल्यू कितनी 9 into 10 raised to 9. व्हाट इज लैम्बडा तो फाइंड करना है. व्हाट इज आर 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 power -2 मीटर. कैंसल एंड कैंसल. नाउ 7.182 अपॉन 9, ये 10 पावर 9 और 8 मतलब ये 10 पावर 1. ये 10 पावर 1 नीचे आएगा तो 10 पावर -1. ऑलरेडी 10 पावर -2 था तो -2 and -1 इज -3. तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 पावर -3. राइट. तो बहुत सिंपल है. रिमेंबर 10 पावर 8 and 9, 8 गया 1 बचा, ये 1 नीचे आया -3 इधर आ गया. करेक्ट. तो 10 पर -3. 7.182 अपॉन 9, 7.182 अपॉन 9 अगर नीचे 10 होता है नहीं होता तो इजी था. अब ये आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करोगे, यू विल हैव टू डू दिस. तो यू सी यू हैव 10 पावर -4 -4 एंड -4. आंसर तो हमारा करेक्ट आ रहा है. सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हाउ डू यू नो कि एग्जैक्टली ये 7.27 है, 7.98 है, 7.11 है, 7.04 है. हाउ डू यू नो. सिंपल. देखो ऐसा है. रिमेंबर नंबर्स ध्यान दो. यहाँ पे 7.182 अपॉन 10 होता तो अगर 7.182 अपॉन 10 होता तो ये 10 पावर -4 बन जाता डायरेक्टली. करेक्ट. राइट. अपॉन 9 है, अपॉन 9. वैसे भी कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो. यू कैन टेक दिस रफली 7.2 रफली. करेक्ट. अपॉन 9 ऐसा भी कर सकते हो. 1 जा एंड 0.8 जा, दैट इज आल्सो फाइन. तो ये आ जाएगा 8 into 10 पावर -4. तो नियर टू 8 इज 7.98. तो वैसा भी चलेगा, डजंट मैटर, इट्स ओके. So you have option number B. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. A capacitor of 20 microfarad is charged up to 500 volt, is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad which is charged up to 200 volt. Then the common potential will be. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन पोटेंशियल निकालना है. उससे पहले आपको पहले कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर 1 का क्या क्या दिया है वो देख लो. तो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2, ये दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास. कैपेसिटर 1 इसका हमको दिया है व्हाट इज कैपेसिटी इज 20 माइक्रोफैरड और इसका वोल्टेज आपको दिया है V1 विच इज 500 वोल्ट. यहाँ से आपको मिल जाएगा चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, क्योंकि चार्ज कैसे फाइंड करते हो. व्हाट इज कैपेसिटी Q बाय V. तो व्हाट इज Q CV. तो यहाँ से Q1 मिल जाएगा विच इज C1 V1. देन सेकेंड कैपेसिटर का C2 इज 10 माइक्रोफैरड. इट इज चार्ज अप टू अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट. तो यहाँ से आपको Q2 मिल जाएगा दैट इज C2 V2. राइट. C1 V1 C2 V2. तो टोटल इनिशियल चार्ज, व्हाट इज टोटल इनिशियल चार्ज. कितना टोटल इनिशियल चार्ज. चार्ज ऑन फर्स्ट प्लस चार्ज ऑन सेकेंड मतलब कितना C1 V1 प्लस C2 V2. क्लियर यहाँ तक. ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, अलग अलग थे, इंडिविजुअल थे. पहले को 500 वोल्ट लगाया है, दूसरे को 200 वोल्ट लगाया है. पहले का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है. तो टोटल चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2. अब दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने पैरेलल में. तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है.
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज इज सेम, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस बोथ। ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉमन, मतलब इज सेम, राइट? तो अब in second case q1 dash charge on first will be c1 v और q2 dash will be c2 v, राइट? क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा तो मैंने डैश नहीं लिखा। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ये डिपेंड करता है एरिया पे और डी पे, और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है। हमने ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज किया, हमने ना ए चेंज किया है, एंड हमने डी भी चेंज नहीं किया, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया, तो कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। सिर्फ हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल फाइनल चार्ज कितना होगा, q1 डैश प्लस q2 डैश। तो टोटल फाइनल चार्ज qf is q1 dash plus q2 dash, which is c1v plus c2v, which is equal to c1 plus c2v. Equation number 2, ये equation number 1. You know there is something called as law of conservation of charges. तो जितना चार्ज इंडिविजुअल पे था q1 q2, जब अपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो फाइनल चार्ज एंड इनिशियल चार्ज इज सेम। सो according to law of conservation of charge, total initial charge q initial equal to total final charge q final। हमको फाइंड क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल, मतलब आपने जब दोनों को पैरेलल में लगा दिया तब कितना पोटेंशियल। तो ये क्या आएगा, c1v1 प्लस c2v2 इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू v। तो यहाँ से v का फॉर्मूला बन गया। तो व्हाट इज v, v इज c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, 20 माइक्रोफैराड एंड 500। तो 20 एंड 500 मुझे पता है माइक्रोफैराड है, आई नो, प्लस ये माइक्रोफैराड आ गया, डन, गुड, प्लस c2v2 10 एंड 200। तो ये 10 एंड 200 माइक्रोफैराड बाहर आ गया, अपॉन c1 प्लस c2 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 दोनों क्या थे, माइक्रोफैराड थे, तो दोनों माइक्रोफैराड थे, तो 10 पर -6 दोनों का बाहर, कैंसल एंड कैंसल, राइट? ये तो और भी सिंपल है, 1 2 3 3 जीरो दोनों से कॉमन निकालना, मतलब 10 पावर 3, 5 into 2 is 10, 1 into 2 is 2, 10 plus 2 is 12, तो ये 12 आ गया। कुछ नहीं किया, 5 into 2 10 और 3 जीरो बाहर, इसके भी 3 जीरो बाहर, 5 into 2 10, 10 plus 2 12, नीचे कितना है 30, नीचे है 30, राइट? तो एक काम करना, ये जो 10 पावर 3 था मतलब कितना था, 1000 था, 1000 था, एक और एक गया 1 एंड 4 था, तो कितना आ गया 400 वोल्ट। तो कितना आ गया 400 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए, राइट? बट वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक समझ लो, ज्यादा इजी होगा। इंडिविजुअल पोटेंशियल पहले का कितना था, दूसरा कितना है, तो जब पैरेलल में लगाते हो तो 200 से 500 के बीच में ही आता है, ना 200 आएगा ना 500 आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन 500, ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन 500 एक ही नंबर है 400। तो अब कंपेयर कर लो, इतने स्टेप्स करने हैं कि लॉजिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 400, गुड। तो व्हेन यू कनेक्ट टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, the effective मतलब common potential is between first potential individual and second individual potential, मतलब between 200 and 500. So this is how you are supposed to solve. Right. So what I am expecting is for next time you will directly remember the formula C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. अगर गलती से भूल भी जाओ तो डायमेंशंस देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज है, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में C into V है,
और नीचे c होगा तो ही c कैंसल होगा, c इंटू वी, प्लस c इंटू वी इज c इंटू वी अपॉन c, क्योंकि c प्लस c, तो डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज और राइट हैंड साइड पे भी वोल्टेज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 याद रहता है, डिनोमिनेटर में V1 प्लस V2 की C1 प्लस C2 याद नहीं रहता। अगर गलती से ऐसा याद आ रहा हो कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, समझ लेना C1 V1 मतलब C इंटू V, C2 V2 मतलब C इंटू V अपॉन V करते हो, गलती से करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज, राइट हैंड साइड पे कैपेसिटेंस, ऐसा होता नहीं है। तो दैट इज हाउ यू रिमेंबर फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज याद रखने का भी ट्रिक है, यू नीड टू नो दिस। और ये कब होगा? ओनली व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज 2013 नीट क्वेश्चन, नीट या जेई आई डोंट रिमेंबर, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is R. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, पिथ बॉल्स मतलब क्या? वी डोंट केयर ना, पिथ मतलब क्या? वी डोंट केयर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दे हैव इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्ज मतलब प्लस क्यू मतलब देयर विल बी रिपल्शन। तो सिचुएशन ऐसा था कि हमने पहले दो स्ट्रिंग से, टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स हमने लिए, उस पे से इक्वल चार्जेस को हैंड कर दिया। ये है पहला स्ट्रिंग, देन यू हैव अनदर स्ट्रिंग, और इन दोनों पे इक्वल चार्जेस है। तो रिपेल करेंगे तो दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो रिमेंबर दिस, हमारे पास दो इक्वल चार्जेस थे, दोनों इक्वल चार्जेस हमने स्ट्रिंग के थ्रू हैंड कर दिए, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे था चार्ज Q और यहाँ पे भी चार्ज था Q। इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो ये सेपरेशन होगा R, मोर और लेस, समझ लेना दिस इज R। So this separation is R, small r, right? This is small r. Then एक काम करता हूँ, ये जो हाइट है, इस हाइट को मैं बोल देता हूँ y। डायग्राम में क्या बोला है? y बोला है, ओके y, करेक्ट। अब हमें ये पूछा है कि इंस्टेड अगर हमने हाइट को आधा कर दिया होता, हाफ द डिस्टेंस पे क्लैंपिंग करना मतलब बांधना, टाई करना। अगर मैं हाफ डिस्टेंस पे क्लैंप करूं, वी हैव द सेम टू बॉल्स, अभी सिर्फ इतना है कि हमने जो क्लैंपिंग किया है वो हाफ डिस्टेंस पे किया है, y/2 पे। अब इंस्टेड ऑफ टाइंग ऊपर, यू आर टाइंग हियर एट y/2। तो जब आपने टाई इसको y/2 पे किया, तो in that case when you are tying it at y/2 distance, y/2, तो what is the equilibrium separation? तो इस केस में equilibrium separation कितना होगा? That is what they are asking you. So they are asking you what is r dash. तो r dash या r final पूछा है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो इस केस में आपको इक्विलिब्रियम मतलब कौन कौन से फोर्सेस है वो देखने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर जब भी एक रस्सी पे कुछ भी आपने टाई किया, तो एक फोर्स होगा टेंशन, सरफेस टेंशन नहीं, वो लिक्विड में होता है, वो फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ये टेंशन फोर्स है, वो स्ट्रिंग में होता है, और टेंशन का डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां रस्सी को बांधा है उस डायरेक्शन में। रस्सी को ऊपर टाई किया था तो ऊपर की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है, एंड इफ आई एक्सटेंड, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, डेफिनेटली ये हो जाएगा mg, क्योंकि जो पिच बॉल है उसका मास है, मास मतलब वेट, वेट मतलब डाउनवर्ड। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। कौन सा थीटा? अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या है? t cos थीटा है, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? t sin थीटा, राइट। तो एज यू कैन सी, t cos थीटा ने किसको बैलेंस कर दिया? mg को। तो t cos थीटा इज बैलेंसिंग mg, और t sin थीटा क्या कर रहा है? नहीं, सेंट्रीपिटल मुझे पता था, इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया।
सेंट्रीपिटल फोर्स वो कॉनिकल पेंडुलम होता है, ये कॉनिकल पेंडुलम नहीं है। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि यू मस्ट रिमेंबर सेकेंड चार्ज पहले को धक्का देगा, धक्का क्यों देगा, रिपल्सिव फोर्स है, तो सेकेंड चार्ज विल पुश अवे फर्स्ट एंड फर्स्ट विल पुश अवे सेकेंड, तो टी साइन थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो ये आपके पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं एफ बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा आपको मिल जाएगा एफ अपॉन एम जी, टी हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा tan थीटा विच इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, राइट। बट यू नो व्हाट इज एफ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे Q1 भी Q था, Q2 भी Q था, तो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे mg है, नीचे mg है, और डू यू सी tan थीटा, ये डिस्टेंस कितना r/2, व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan थीटा ऑलरेडी एज यू कैन से हियर इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब r अपॉन 2y, तो जो tan थीटा है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r अपॉन 2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को यहाँ पे ले जाओ तो अब बन गया r³/2, राइट, y को वहां ले जाता हूँ के क्यू स्क्वायर y अपॉन एम जी, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट क्योंकि दोनों केसेस में क्यू सेम है, एम कांस्टेंट दोनों केसेस में बॉल्स तो वही थे, तो मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, देयरफॉर y इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये आपको हाइट और इक्विलिब्रियम सेपरेशन का रिलेशन मिल गया, y इज प्रोपोर्शनल टू r³। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो y डैश अपॉन y इक्वल टू, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, हमको पूछा है r, तो r डैश अपॉन r का क्यूब, मतलब r डैश अपॉन r इज क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट मतलब रेज टू 1/3 y डैश बाय y, लेकिन y डैश कितना था, y/2 था, ये था y डैश मतलब था y/2, तो ये आ जाएगा y क्यूब रूट y/2 और y कैंसल एंड कैंसल, तो r डैश इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/2, और ये r को कर दोगे शिफ्ट, तो क्यूब रूट ऑफ 1/2 इंटू आर, क्यूब रूट ऑफ 1/2, आर मिसिंग है तो आर लिख देते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस क्वेश्चन, इसमें टेंशन भी आ गया, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस 2-3 कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तो यू मस्ट रिमेंबर एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओरली। पहले क्या है, अ थिन कंडक्टिंग रिंग है, तो हमारे पास एक रिंग है ABDCA, ये रिंग है ऑफ रेडियस r, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, मतलब रेडियस ऑफ दिस रिंग इज r, is given a charge positive q, the electric field at the center of the ring due to the charge on the part AKB, तो ये जो पार्ट है AKB, इसमें टोटल चार्ज कितना था रिंग पे Q, तो AKB में कितना होगा Q/4, क्योंकि Q/4 यहाँ पे, Q/4 यहाँ पे, Q/4 इस पार्ट में, Q/4 इस पार्ट में, मतलब हर एक पार्ट में Q/4 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 एंड Q/4, राइट। अब आगे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर मतलब यहाँ पे, due to charge on AKB is E, what is the direction of electric field, अवे, तो ये चार्ज पॉजिटिव था तो K से O की तरफ आएगा ना, क्योंकि चार्ज कहाँ पे है, चार्ज सर्कमफरेंस पे है, यहाँ पे चार्ज है, तो इट विल बी अवे, अवे मतलब टुवर्ड्स सेंटर इन दिस केस, तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज ऑन AKB,
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए सी डी बी। तो जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट कितना है, ए सी डी बी, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई होगा, वाई ई। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक्स, यू शुड नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग इज ऑलवेज जीरो। तो सेंटर पे जीरो होने के लिए जो बचा हुआ पार्ट है ए सी डी बी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल होना चाहिए, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। तो ए के बी का क्या था? ई। डायरेक्शन क्या है? के से ओ, करेक्ट। तो ए सी डी बी का क्या होगा? ई। डायरेक्शन क्या होगा? ओ से के, ओके, राइट। तो ई अलोंग ओके, वेयर इज ई अलोंग ओके? डी, खत्म, डन। So you should know it is okay to do some questions orally. हाँ? तो A के B पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड था E एट द सेंटर, लेकिन ये एज अ रूल याद रखो, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज सेंटर ऑफ ट्राइंगल कॉल्ड एज? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, प्रोवाइडेड तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज हो। स्क्वायर का सेंटर वेयर डायगोनल्स मीट, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, प्रोवाइडेड चारों वर्टाइसेस पे सेम चार्ज हो, राइट। ये बेसिक आइडिया पता है तो पता था कि सेंटर पे टोटल फील्ड तो जीरो होना चाहिए। फिर ए के बी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डायरेक्शन क्या है? के से ओ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ये के से ओ है, तो बचे हुए पार्ट का ओ से के होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड शुड बी ई, क्योंकि ई एंड ई कैंसिल होगा, तो इट शुड बी ई अलोंग ओके, डन। नो नीड टू राइट डाउन, इट इज जस्ट बेसिक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू, 2 स्मॉल क्यू, 2 कैपिटल क्यू आर placed one at each corner of a square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is zero. Okay, simple and good. थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, तो लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर। वी हैव अ स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, और इस स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए एंड प्रोवाइडेड, आपको बोला क्या है? आपको बोला ये है कि इसके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे चार्जेस, तो वर्टेक्स पे कौन कौन सा चार्ज है? पहला चार्ज है माइनस क्यू, तो फर्स्ट चार्ज दैट यू हैव इज माइनस क्यू। मैं वर्टेक्स को बाद में नाम दे दूंगा, तो फर्स्ट चार्ज दैट यू हैव इज माइनस क्यू। दूसरा चार्ज कौन सा है? माइनस स्मॉल क्यू, तो माइनस स्मॉल क्यू, तो दूसरा चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू। तीसरा कौन सा है? 2q, 2 small q, तो 2 small q is this charge, let us say। और आखिरी कौन सा है? 2 कैपिटल q, तो 2 कैपिटल q is let us say this charge। तो ये आ गया आपके पास माइनस q माइनस स्मॉल q, 2q एंड 2 कैपिटल q। एक काम करते हैं, इसको नाम दे दो, कुछ भी बोलो, 1 2 3 4 ABCD, जो आपको पसंद है वो, डजंट मैटर। यू कैन कॉल दिस 1 2 3 and 4। तो Q1 is minus Q, Q2 is minus small q, Q3 is 2Q and Q4 is 2 capital Q। सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल साइड का कुछ बताया क्या? नहीं, तो इसको कुछ जो चाहो वो नाम दे दो, L बोल दो, दिस इज L। तो डू यू नो व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर? √2 L, करेक्ट। तो ये डायगोनल है, समझ लेना, इट डजंट लुक लाइक बट समझ लेना आप। तो what is the diagonal? √2 L, फाइन। हमको उसका आधा डिस्टेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है आपको? व्हाट इज पोटेंशियल फॉर्मूला? K Q by R। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ये L है, पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि ये पूरा डिस्टेंस होगा √2 L। फिर उसका हाफ चाहिए, L by √2।
तो आपको चाहिए डिस्टेंस हाफ, तो ये आ जाएगा L/√2। इंटरेस्टिंगली चारों के चारों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑल द फोर चार्जेस आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देन आपको ये पता होना चाहिए टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज। एंड यू ऑलरेडी नो इन जनरल पोटेंशियल इज KQ/R। तो पहला आएगा KQ1/R1, बट एज यू नो व्हाट इज Q1 माइनस Q, व्हाट इज डिस्टेंस L/√2, मतलब √2 ऊपर जाएगा, तो L/√2 मतलब √2 ऊपर आएगा। एक काम करो, बेटर थिंग टू डू इज, सब डिस्टेंस सेम है ना, तो सब डिस्टेंस सेम है, तो एक काम करते हैं, हम इन सारे डिस्टेंस को एक नाम देते हैं R। तो व्हाट वी विल डू इज, क्योंकि हमारा काम आसान हो रहा है तो करेंगे, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, इसको बोल देता हूं R। तो ज्यादा इजी ये है, यू पुट R एवरीवेयर और बाद में R इक्वल टू L/√2 बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो K, दिस इज माइनस Q अपॉन R। व्हाट इज V2? K माइनस माइनस, ओके, माइनस स्मॉल q अपॉन R। व्हाट इज V3? K 2 small q upon R. What is V4? K 2 capital Q by R. Right? ये आपको मिल गया। तो टोटल पोटेंशियल V will be, total potential V will be equal to V1. What is V1? Minus what? Minus KQ by R. Then minus K small q by R, then plus 2KQ by R, then plus 2K capital Q by R। V 0 है, बोला नेट पोटेंशियल शुड बी 0, है ना, फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, मतलब नेट पोटेंशियल इज 0। अब इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो? K by R, तो K/R कॉमन निकल गया, तो क्या बचा? माइनस क्यू प्लस 2Q प्लस 2 कैपिटल Q, राइट। ये K और R यहाँ पे शिफ्ट करके 0, 2Q माइनस Q, 2 कैपिटल Q माइनस Q, तो व्हाट इज Q प्लस स्मॉल q? 0, तो व्हाट इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q? वो ऑप्शन नंबर ए। remember while solving questions of potential, तो distances अच्छे से फाइंड करो, एंड ऑल्सो देयर आर सम शॉर्टकट मेथड्स। वो शॉर्टकट मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने ही वाले हैं, बट बी केयरफुल व्हेन यूजिंग शॉर्टकट मतलब थोड़े से स्टेप्स मैथमेटिकली स्किप करने हैं, दैट्स इट। अब ये भी कर सकते थे वैसे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू डिस्टेंस सेम था, कांस्टेंट K सेम था हर एक में, तो K/R तो पहले ही कॉमन निकाल लिया होता। तो वंस यू नो कि दिस इज व्हाट यू कैन डू, K/R कॉमन निकलेगा, तो पहले के पोटेंशियल में माइनस Q आएगा, दूसरे के पोटेंशियल में माइनस स्मॉल q आएगा, तीसरे के पोटेंशियल में प्लस 2Q प्लस 2 कैपिटल Q। एक बार 2Q प्लस है, ये माइनस है, तो कैपिटल 2Q में से Q गया तो कैपिटल Q बचा, एक स्मॉल q बचा, तो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इज 0, तो कैपिटल Q इज माइनस Q। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q माइनस Q प्लस Q, राइट। तो लिखते वक्त ठीक है, प्लस Q माइनस Q, ठीक है, डजंट मैटर, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2L। तो यहाँ पे लेंथ इज 2L। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A मिडवे बिटवीन प्लस Q एंड प्लस Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वापस वही स्ट्रेटजी 1 2 3 एंड 4। अगर मिड पॉइंट है तो 2L में से आधा L और L। पोटेंशियल जब आपको फाइंड करना होता है, टोटल पोटेंशियल,
टोटल पोटेंशियल अभी अभी आपने देखा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इसमें तो और भी सिंपल है। क्यों? यू सी पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन K Q अपॉन डिस्टेंस। K सब में आएगा, Q सिर्फ दो में प्लस आएगा, दो में माइनस आएगा, डिस्टेंस दो का डिस्टेंस सेम आएगा। कैसे? प्लस Q का डिस्टेंस A पॉइंट से L है, मतलब चार्ज 1 का, चार्ज 4 का डिस्टेंस भी A से L है, चार्ज 2 का डिस्टेंस A पॉइंट से आएगा इतना, इतना मतलब कितना, इतना मतलब कितना 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 5L स्क्वायर का रूट 5L, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज रूट 5L। मैं ये बता रहा हूं कि ओरली कैसे सॉल्व होता है, तो ध्यान देना, क्योंकि देखते ही समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है। देखते ही समझ में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्यों डी आएगा बता देता हूँ। एक √5 आया, √5 आया, दो चार्ज नेगेटिव थे तो माइनस तो बीच में आना ही वाला है, माइनस बीच में आने वाला है, खत्म। ऑप्शन नंबर डी, हाईएस्ट चांस ऑफ ऑप्शन नंबर डी। ओरली सॉल्व कैसे करते हो तो ध्यान दो, ये ओरली चल रहा है, फिर मैं लिख रहा हूं आपके लिए यहाँ पे, के सब में है, क्यू 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 सब में है, तो क्यू तो कॉमन, या फिर ये मेथड नंबर 1, या फिर आपको दिख रहा है दो चार्जेस का पोटेंशियल, कौन से दो चार्जेस का पोटेंशियल, पहले और चौथे का पोटेंशियल ए पॉइंट पे सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे, तो पहले चार्ज का पोटेंशियल और चौथे का पोटेंशियल सेम होगा। V1 इक्वल टू V4 इक्वल टू KQ/L। V2 और V3 भी इक्वल होगा, क्यों? क्यू कितना है, माइनस बाय डिस्टेंस इज √5L, तो दो बार KQ/L, दो बार KQ/L, और दो बार कितना, माइनस KQ/√5L, करेक्ट। तो 2 टाइम्स ये आ गया, देन क्या क्या कॉमन निकलेगा, 2KQL, पहले इसमें क्या बचा 1, दूसरे में क्या बचा, राइट। So what is K? 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0, 2Q/L, 1 minus 1/√5. Option number B. This is how we are supposed to solve this question. Math. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू मस्ट नो कि अगर पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे। इसके लिए मैंने कल आपको टेबल बना के दिए थे, मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज लिख के दिए थे, मैंने आपको बताया था कि फोर्स इज K Q1 Q2/r², इलेक्ट्रिक फील्ड इज K Q1/r², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2/r, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज K Q1/r। तो ये चार पता हो और अगर मैथमेटिक्स पता है तो आपको पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ नेगेटिव साइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का डेरिवेटिव लोगे तो 1/r का डेरिवेटिव पता होता है आपको, करके देखो, डू नॉट ट्रस्ट मी। डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल क्या क्या कांस्टेंट था, KQ कांस्टेंट था, बाहर आ गया। 1/r का डेरिवेटिव कितना होता है पता है, कितना होता है, -1/r², करेक्ट। मैं अगर इसको माइनस माइनस कर देता तो ये क्या था, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको पोटेंशियल पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो डेरिवेटिव लोगे पोटेंशियल का, मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव डेरिवेटिव। तो E इज dV/dr। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूंगा, अभी सिंप्लीफाइड वर्जन है, आगे देखते हैं। उल्टा
इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो dr को शिफ्ट कर दो और आपको पता है कि dv से v में जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ये आपको मिल जाएगा पोटेंशियल, माइनस साइन को इधर लाएंगे तो पोटेंशियल इज माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। इन शॉर्ट इंटीग्रेशन ई डी आर, वो माइनस का प्लस कैसे होगा बाद में देख लेंगे, बस पता होना चाहिए। सिमिलरली जैसे आपने ई लिखा है ई, वैसे ही आप यहाँ पे एफ लिख सकते हो और v की जगह पे लिख सकते हो u। तो फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पता है, फोर्स पूछा है, डेरिवेटिव लेना, बात खत्म, डन। उल्टा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन एफ डी आर। वैसे भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस राइट। तो इतना पता है तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इससे भी डिटेल पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, सिर्फ डेरिवेटिव को यहाँ पे बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। अभी डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये नीट का क्वेश्चन है, अगला वाला नीट का क्वेश्चन है, तो नीट वालों को लगने वाला है, पता होना चाहिए, जेई तो लगना ही है, सीईटी में भी आया है तो पता होना चाहिए। व्हाट इज डेल ऑपरेटर? देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ आर, 11th का वेक्टर्स का बेसिक्स। व्हाट इज आर? पोजीशन वेक्टर। डू यू रिमेंबर आर वेक्टर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब आर में एक्स वाई जेड तीनों है। ये तो हमने जनरली आर लिख दिया, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो जब मैंने लिखा था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ये कंप्लीट नहीं था क्योंकि आर में तीन चीजें और है, एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो डेल ऑपरेटर है ना, डेल ऑपरेटर इज अ वेक्टर ऑपरेटर। वेक्टर है, वेक्टर मतलब तीनों कंपोनेंट आने वाले हैं, आई कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा और इसी में के कैप भी आएगा, राइट, याद रखना। अब पहला डेरिवेटिव लोगे, ऑफ कोर्स डेल ऑपरेटर में तीन है तो यहाँ पे तीन डेरिवेटिव होंगे, एक होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एक होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, राइट। एंड almost half of you have mathematics. What is डाबा by डाबा x meaning? वो हम डेरिवेटिव को कैसे रीड करते हैं, d dx। तो d dx कब? जब पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन हो। डाबा कब? जब पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल मतलब पोटेंशियल x y और z पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं ओनली विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको d को लिखते हैं डाबा, तो विच मींस पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि पहले x कंपोनेंट ले लूंगा फिर y कंपोनेंट का डेरिवेटिव लूंगा, तो इसको रीड करते वक्त डाबा बोलते हैं। तो डाबा डाबा x आई कैप, डाबा डाबा y जे कैप, डाबा डाबा z के कैप, ये है डेल ऑपरेटर। इतना पता है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x y z इज गिवन बाय माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, एक्स वाई जेड तीनों ही आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय, तो मैंने अभी अभी बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार एट अ पॉइंट इज माइनस डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए डेल ऑपरेटर है, तो ये पता होना चाहिए। डेल ऑपरेटर में क्या होता है, डाबा डाबा एक्स आई कैप प्लस डाबा डाबा वाई जे कैप प्लस डाबा डाबा जेड के कैप, इट इज ऑपरेटेड ऑन वी। तो ये वी अंदर आ जाएगा, तो अंदर आएगा मतलब तीनों पे ऑपरेट होगा, तो ये आ जाएगा डाबा वी बाय डाबा एक्स आई कैप प्लस डाबा वी बाय डाबा वाई जे कैप प्लस डाबा वी बाय डाबा जेड के कैप। अब करना कुछ नहीं, डेरिवेटिव लेना है एक एक बार, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड, और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो डाबा वी बाय डाबा एक्स ऑफ वी, व्हाट इज वी, क्या था वी,
माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, करेक्ट। अब डाबा डाबा एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस डाबा एक्स ऑफ एक्स जेड क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो माइनस y को बाहर निकाल लो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, तो यू हैव 2x हियर माइनस y 2x, z क्यूब को बाहर निकाल लो, dx by dx इज 1, तो ये आ गया आपके पास माइनस 2xy माइनस z क्यूब, ये आ गया आपका डाबा डाबा x। देन यू हैव सेकेंड टर्म इज डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ v, व्हाट इज v? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। बाकी हमारे काम का नहीं, सीखते जाओ यहीं से, नहीं तो बोलोगे इतने सारे स्टेप्स नहीं है। अगर आपको पता हो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, y, जिस टर्म में y नहीं वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ पहला टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, तो पहले टर्म में माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बाहर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, बाकी सारे के सारे 0, तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब आप विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लोगे, तो जिसमें z है वो कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी सब 0 होने वाला है, तो यू नीड टू नो, तो यू जस्ट नीड टू डू दिस। यहाँ पे z लिख दिया, पहला टर्म 0, आखिरी टर्म 0, मिडल टर्म में आ जाएगा, बताओ क्या? हाँ, माइनस एक्स बाहर, जेड क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर, तो माइनस 3x जेड स्क्वायर, ये आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 जाना चाहिए 1 में, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 मतलब ये आपके पास था e बार इक्वल टू माइनस बार, पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x? माइनस 2x माइनस 2xy माइनस z क्यूब, इसके बाहर था i कैप, प्लस दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाहर था j कैप, प्लस तीसरा माइनस 3x जेड स्क्वायर, इसके बाहर था k कैप, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, राइट, तो आपको मिल जाएगा 2xy प्लस z क्यूब i कैप, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर j कैप, माइनस माइनस प्लस 3x z स्क्वायर k कैप। देखो है क्या 2xy प्लस z क्यूब i कैप, 2xy प्लस z क्यूब i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप प्लस x स्क्वायर j कैप प्लस 3x z स्क्वायर k कैप, ऑप्शन नंबर ए। Next question. So remember this trick. If you want to reduce number of steps with respect to x, जब डेरिवेटिव लेते हो तो do not take derivative of 4. When you take derivative with respect to y, do not take derivative of last two terms. When you take derivative with respect to z, do not take derivative of first and third term, क्योंकि वो वैसे भी 0 होगा, तो it can be solved with less number of steps, right? Then और एक ट्रिक ये है, अगर ध्यान दिया होगा तो जब आपने पहला डेरिवेटिव लिया, पहला डेरिवेटिव कौन सा? विद रिस्पेक्ट टू x,
माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब, और बाहर और एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो जो x कंपोनेंट है मतलब जो आई कैप के साथ है वो 2xy प्लस जेड क्यूब होना चाहिए। लुक एक ही ऑप्शन था 2xy प्लस जेड क्यूब, तो पूरा सॉल्व करना ही नहीं था ये। So you need to know this. These are some tricks which will save your time. अगला क्वेश्चन, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, is. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यू शुड आल्सो नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस से माइनस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, राइट। तो हमारे पास ये है प्लस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। अब होगा क्या, होगा ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स है एफ, और यहाँ पे दूसरे चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है एफ। हेंस दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल दो पोल्स दे स्टार्ट रोटेटिंग। रोटेशन मतलब टॉर्क, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए फोर्स लगता है तो रोटेशन के लिए टॉर्क लगता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने 11th में टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था PE sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब डायरेक्शन P, डाइपोल मोमेंट इज P। तो पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट होता है 2L into Q, चार्ज into 2L, where L is distance of one charge from center and L is distance of other charge from center. The total distance between two charges is 2L. इसको dipole length बोलते हैं। This is called as length of dipole. और dipole is a vector quantity जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एनीवेज एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, हमको फाइंड करना है चार्ज। तो नाउ यू नो P, मैंने लिख दिया P, व्हाट इज P, 2L into Q E sin थीटा। हमको Q फाइंड करना है तो Q इज टॉर्क अपॉन 2L E sin थीटा। We have values of torque. What is value of torque? Torque 4 न्यूटन मीटर, टॉर्क इज 4 न्यूटन मीटर, तो ये आ गया 4 अपॉन लेंथ ऑफ डाइपोल कितना बोला है 2 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ मतलब 2L, L नहीं 2L, तो कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2L इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 पावर -2। E कितना दिया है 2 into 10 पावर 5, 2 into 10 पावर 5। साइन ऑफ 30, व्हाट इज साइन 30, 1/2। तो ये हो गया आपका कैंसल 1 जा एंड 2 जा, तो 2 10 पावर +3 ऊपर जाके -3 कूलम, मतलब 2 मिली कूलम, 2 MC। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 29।